हेलो वेलकम एवरीवन टू स्टडी वाइब्स विद ऐश। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं एक लेक्चर सीरीज़ की तरह बना रही हूँ। अपनी इससे पहले जो वीडियोस मेरी चैनल पे है वो एक वीडियो फॉर्मेट में ही है, मतलब मैंने सिर्फ कंपाइल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने इग्नू के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है उसके कंपाइलेशंस किए हुए हैं फ्रॉम 2018 टू 2025। उसके बाद एक थीमेटिक एनालिसिस भी की गई है रिपीटेड क्वेश्चंस के फॉर MPS 1 जो कि पॉलिटिकल थियरी है। इस वाले वीडियो में जो कि MPS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी एंड प्रॉब्लम्स में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस के साथ ये वाली वीडियो भी थीमेटिक अरेंजमेंट ही होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन को मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं, जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं और उनको हर एक थीम के अंदर ऑर्गेनाइज करके आपको थोड़े से क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करूँगी। और इसके बाद मैं हर एक पेपर का एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो मतलब इट्स एज गुड एज योर आंसर। क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा विद प्रॉपर फॉर्मेट और आपको एक अच्छी से अच्छी मार्क्स भी उससे मिल जाएगी। इस वाले वीडियो में मैंने मतलब इससे पहले जो मैंने अपलोड किए वो MPS 1 के थे। उस पर मैंने लेक्चर की तरह नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं जिस तरह मैं अभी करने वाली हूँ उसी तरह MPS 1 भी करें तो बस कमेंट्स पे लिख देना, मैं वो भी बना लूँगी। और जो भी और पेपर्स आप चाहते हैं वो भी आगे मैं कर लूँगी। और एक और चीज़, क्योंकि मैंने ये चैनल नई शुरू की है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी कमेंट्स है वो मुझे लिख के भेजें ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। और आप जो भी सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो दिस इज़ दिस सेशन फॉर MPS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी एंड प्रॉब्लम्स। वेलकम। जितने भी लोगों ने ये चैनल अभी ज्वाइन किया है उन सभी को वेलकम। और अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आ रही है वो आप तक पहुंच जाए। और अगर मेरी सब्सक्राइबर्स बढ़ेगी तो मैं और सारी फीचर्स भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि नई चैनल है तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आपको अच्छा लगेगा ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक यू लाइक इट, क्योंकि इस पर मैंने हर एक थीम को, जितनी भी थीम से आज तक पूछी गई है वो सारे के सारे थीम्स को एनालाइज करके क्वेश्चंस, मतलब हर एक थीम के नीचे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैंने दिया हुआ है। और अगर आप चाहे तो मेरे और भी सेशंस आएंगे जिसमें मैं डिटेल में, मतलब यहाँ पे तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही बताऊंगी, आगे चल के क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स और किस तरीके से लिखी जाएगी ये सारी चीज़ें। और ये वाली वीडियो में जितने भी एरियाज़ है, अगर आप उन एरियाज़ को ही प्रिपेयर करेंगे तो भी आप ये वाली पेपर अच्छे से दे सकते हैं। 3 घंटे में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा अगर आप ये वाली वीडियो फॉलो करेंगे और आगे जो भी वीडियोस में बनाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। तो ये है थीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिकरिंग क्वेश्चंस। और MPS 2 का एग्ज़ाम जो है इट्स ऑन 9th of December दिस टाइम। ओके, सो द फर्स्ट थीम इज़ थियोरेटिकल अप्रोचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो पेपर ही है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और उसमें थियोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसका पहला थीम जो आता है वो है रियलिज़म और नियो रियलिज़म। अब रियलिज़म क्या होता है? रियलिज़म का मतलब ये है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बोल रही है। सी, रियलिज्म हो या नियर रियलिज्म हो या जितने भी थियरीज हो, वो किसी भी फील्ड में अगर आप आर्ट्स में लोगे तो उसका डेफिनेशन अलग हो जाएगा। इस वाले पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के ही आधारित आपके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो रियलिज्म मतलब स्टेट्स जो रैशनली बिहेव करते हैं, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन हर एक स्टेट या एक नेशन तभी एम्प्लॉय करती है जब वो अपने फ़ायदे के लिए हो, तो उस रैशनल बिहेवियर को रियलिज्म बोलते हैं। दूसरी तरफ न्यू रियलिज्म मतलब वो थोड़ी सी और
स्ट्रक्चरल है, जिससे कि स्टेट बिहेव कर रही है। यानी कि रियलिज्म में थोड़े से ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस आ जाते हैं, वहीं पर न्यू रियलिज्म में ह्यूमन नेचर से ज़्यादा स्टेट का जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, जो कि बड़ी ही मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव फीचर से ही चीज़ें एनालाइज की करके वो लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले तो की कॉन्सेप्ट्स क्या है रियलिस्ट अप्रोच का, अंडरलाइंग असम्पशंस क्या होगी रियलिज्म का, देन इन दो अप्रोचेस का रियलिज्म में और नॉन रियलिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, और ये सब करीब 400 वर्ड्स तक का आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरी वाली वीडियो में मैं वही 400 वर्ड्स तक आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी बताऊँगी। देन रियलिस्ट अप्रोच का क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर अगेन उसी तरह की दूसरी एक और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछी जाती है कि की कॉन्सेप्ट्स क्या है इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर रियलिस्ट अप्रोच। देन पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच क्या है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब दूसरी थियोरी है लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, जिसमें कि आईआर में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म कैसे अप्लाई होती है या न्यू लिबरलिज्म कैसे अप्लाई होती है, ये चीज़। सो लिबरलिज्म में क्या होता है, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस इनकी काफ़ी, न्यू लिबरलिज्म में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन लिबरलिज्म में ये चाहते हैं कि हर एक स्टेट ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करे। न्यू लिबरलिज्म में ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिर्फ स्टेट्स को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। तो पहले क्या माना जाता था कि हर एक नेशन की जिम्मेदारी है, अभी क्या बोले जाते हैं कि यानी कि नियो लिबरलिज्म में सिर्फ स्टेट्स की नहीं बल्कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी जिम्मेदारी है। उसके बाद आती है मार्क्सिस्ट एंड रैडिकल अप्रोचेस। तो उसके अंदर क्या क्या होगी, कोर एलिमेंट्स क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच के, देन द सेंटर पेरिफेरी मॉडल और डिपेंडेंस थियरी, देन रैडिकल न्यो रैडिकल अप्रोचेस। तो उस पर आ जाती है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का बेसिस ही ये है कि कैपिटलिज्म की वजह से एक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी है बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी स्टेट्स। यानी कि ये जो फिनेंशियल ग्रोथ की वजह से ऑफ कैपिटलिस्ट नेशंस, व्हाट हैज़ हैपेंड इज कुछ स्टेट्स जो है वो सेंटर स्टेज एक्वायर कर चुकी है, बाकी के सारे पेरिफेरी में आ जाते हैं यानी कि पावरलेस हो जाते हैं। और रैडिकल थियरीज ये कहते हैं कि जो पुअर नेशंस है, जो कि गरीब नेशंस हैं, उनकी डेवलपमेंट आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न है ये कैपिटलिज्म। तो उसी तरह के थियरीज़ को हम रैडिकल थियरीज़ कहते हैं। उसके बाद आती है फेमिनिस्ट अप्रोचेस। सो फेमिनिस्ट अप्रोच में पहले तो आईआर में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे होती है, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड नेशनलिज्म में भी फेमिनिस्ट व्यूज़ कैसे इम्प्लाई होती है। तो इसका मीनिंग ये है कि जेंडर का ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स पर एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सी फेमिनिस्ट अप्रोच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की तरफ से, इट जस्ट मीन्स कि हर एक जेंडर का, मतलब अगर आप इमेजिन करोगे कि हर एक स्टेट का लीडर एक फीमेल है तो उनकी पॉलिसीज़ में वो झलकती है। उसी तरह क्योंकि ज़्यादातर नेशंस के लोग मतलब लीडर्स वो लोग मेल है, इसलिए स्टेट पॉलिसीज़ भी वो थोड़ी सी पेट्रियार्कल ही हो जाती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दीज राइट्स रिलेटेड टू अबॉर्शन, इवन आयरलैंड जैसी विच इज़ यूरोप वेरी प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड स्टेट, वहाँ पर भी क्या है, अबॉर्शन राइट्स नहीं है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर मेन। तो वो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स पे और पॉलिसीज़ पे उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इसी तरह की इनइक्वालिटीज एक्सिस्ट करती है, उसके तहत भी एनालाइज करनी होगी। उसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्निज्म ना। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर ठीक है की थीम्स क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच। उस पर आती है पोस्ट मॉडर्निज्म जो थियोरी है उसका बेसिक पर्पस ही ये था, जैसे कि आपको पता ही होगा वर्ल्ड वार 2 के बाद आई थी, क्योंकि पहले एक बार हुआ उस पर तो लोगों को भरोसा उड़ गया,
उठ गया था, उसके बाद दूसरी वॉर आई, फिर भी सेम ही चीज़ हुई, पीपल वे सफरिंग। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में किसी को भी किसी पर भी भरोसा नहीं था। तो वही एक आइडिया आ जाती है कि जो भी ट्रेडिशनल थियरीज थे जो कि लोग बड़ा मानते थे, उन सब को क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि भरोसा तो किसी भी चीज़ पे नहीं है। तो वो फिक्स मीनिंग्स और असम्पशंस, उन सब पे क्वेश्चनिंग आने लगी। और दे आर्ग्यू दैट ग्लोबल रियलिटी जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। आप किसी भी एक मतलब पुरानी थियोरी को लेकर you cannot govern a nation. Yeah, the system or the structure that is governing a nation cannot be fixed. It will have a discourse of its own. उसकी अपनी भाषा होगी और पावर स्ट्रक्चर होगी और वो चेंज भी होगी। उसके बाद आती है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, जो कि बहुत ही सिंपल है। मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधा सीधा आईआर में कैसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी अप्लाई होती है। तो उस पर क्या है, कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ह्यूज है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हाउ हैज़ कॉलोनियल लेगेसीज इम्पैक्टेड, और ये हमें अभी मिलेगा, स्पेशली व्हेन यू टेक इंडिया यूएस रिलेशंस, या जिस तरीके से यूएस एक रुतबा जमा देती है, तो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। तो ये सारी एनालिसिस पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है पहला थीम, और उसके सब थीम्स है जो अभी हमने देखे। These are the main theoretical approaches। और भी है, लेकिन मैंने इसको कट शॉर्ट किया हुआ है जो रिपीटेडली आ रही है। अब सी, अगर एक क्वेश्चन इसके बाहर से भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये जो एनालिसिस मैं कर रही हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप उस एरियाज़ को, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उस पर मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दूंगी, तो अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। सो सेकेंड थीम है ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ इंटरकनेक्टेड स्पेस। तो उस चक्कर में आईआर में भी उसका इम्प्लीकेशन है। किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेडनेस होती है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकती है। तो इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर होती है, पर दूसरी तरफ कल्चरल टेंशन्स भी बहुत सारे होते हैं, इनइक्वालिटीज़ भी राइज होती है। तो इन सारी पॉइंट्स को इस पे एनालाइज करना है। तो उसके अंदर आती है डेफिनेशन, प्रोसेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है आजकल, किस तरीके के, जैसे आप देख रहे हो कि ट्रेड वार्स हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट नेशंस। देन लिबरलाइजेशन असम्पशंस, एलपीजी रिफॉर्म जब आई थी तो उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था। देन ओल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म एंड इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी, ऑल्सो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। क्योंकि पहले क्या है, हर एक नेशन एक क्लोज इकोनॉमी था, उसके बाद जब खुलने लगे तब ये सारी चीज़ें आने लगी। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का मतलब है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिनेंशियल फ्लोज हो, ये सब इंक्लूड होती है। और ये सारे रिलेशंस शेप्ड होते हैं इनइक्वालिटी ऑफ पावर से, और इसका सीधा सीधा रिजल्ट आता है एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी। और दूसरी चीज़ है ओल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड। नाउ ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है जो कोल्ड वॉर एरा की जो चीज़ें थी, while न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगेन is a consequence of globalization and multipolarity. So इस शिफ्ट से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है वो सब। देन ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म का मतलब है जो MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर ग्रोइंग, तो उनकी इन्फ्लुएंस से क्या क्या challenges हो रहे हैं, और या फिर the autonomy of states, how are they getting affected, certain companies become the brand name of national identity. Then regional groupings मैं बता ही चुकी हूँ, उससे कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। देन ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ग्लोबली ही आ रही है ना, तो वो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। देन FDI वर्सेस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा तो बिजनेस ऑपरेशंस पे मैं ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ। कोर्स एफडीआई का एक इलेबरेट डेफिनेशन वो सब है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में है। आईआर में हमें वो सब नहीं बताना है, हमें सिर्फ आईआर पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। वाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब वो शॉर्ट टर्म है और मैनेजरियल राइट्स भी नहीं होते, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है in the way in which nations are governed. Then the next theme is development, underdevelopment and global inequalities. और इस पे आती है theory of underdevelopment and dependency. तो डिपेंडेंसी थियोरी का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, हाउ डू दे मेंटेन द डोमिनेंस। डिपेंडेंसी थियोरी का ये कहना है कि ये जो डेवलप्ड नेशंस डेवलप्ड इसलिए रहते हैं बिकॉज दे मेक द डेवलपिंग नेशंस इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। तो उसीलिए क्या होता है, एक अंडर डेवलपमेंट जो है, अगर आप देखोगे तो इट्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरियाज, बाकी के जगह पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो ही जाता है। तो उस चीज़ को डिपेंडेंसी थियरी या अंडर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आईआर। देन कम्स एनवायरनमेंट डेवलपमेंट डिबेट। तो इस पे क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो एवरी नेशन वांट्स, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी साथ ही साथ होनी चाहिए। एंड द बेस्ट idea put forth for that is sustainable development. Then the north-south divide. It is about this inequality between industrialized and developing nations. तो इस inequality की वजह से decision making power as well as resource distribution में भी there are inequalities. Then what are the challenges for developing countries like India in the globalized world? Then role of international institutions like IMF, World Bank, etc. in these, reducing inequality and all, or whether they are exacerbated and such things. Then technology's impact on development and IR. Okay. Now next area is security studies and strategic issues. So one of the major concern is nuclear issues, evolution of NPT, non-proliferation regime, which is a nuclear non-proliferation thing, wherein the idea is that through treaties like NPT or CTBT, every nation is expected to attain nuclear disarmament and then finally reach global security. Then again, nuclear non-proliferation policy, or how it is very disadvantage towards certain nations while very much positive to the developed ones, etc. Then comes war, conflict and terrorism. I think the heading sort of explains it. Global fight against terrorism, how war is an example of terrorism, and what is the changing nature of security in the post-Cold War period. So again, the various forms of conflicts in the current global world, it's not simply, gunfight now. There are all kinds of fighting that is happening. Then comes American power hegemony, because as a consequence of Cold War, what has happened is America has, rose as a superpower. So because of that, you can see how America sort of controls or tries to control almost everything. Then the American role in world order, all of these things. Then comes China as power. China is another power, which is seen to be the second in line, and how that is affecting India's, territory or security and all of that, as well as the global world. Then Cold War or new Cold War. The thing is, Cold War has not really ended because there is still the rivalry between US and USSR. It's just that the dynamics, which is what features of the Cold War and new Cold War dynamics, what are the changes? It still, exists, especially between US, Russia and China mainly, but even with other nations also, you can see these geopolitical tensions and that they keep flaring up, which again affects the global world order. Then comes international institutions and global governance. Of course, थोड़ी सी टॉपिक्स इधर उधर ओवरलैप भी हो रही है, बट इट्स फाइन. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अंडर द सेम पेपर. तो उस पर आती है UN एंड सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, जो कि for years many nations, especially the developing nations like India, have been demanding for. Then what is UN's role in self-determination? Then what is self-determination? उसका मतलब है सेल्फ ही डिटरमाइन करना, यानी कि
हर एक नेशन को ही वो पावर होना कि उनको क्या चाहिए. अभी तो यूएन ही डिक्टेट कर रही है, तो दैट इज़ इट. देन IBRD, World Bank, IMF functions, all of these things. How global institutions, sort of regulate the trade, finance, as well as aid in development. And what are its criticism, all of that. Then WTO structure and objectives. Then regional corporations, again, like SARC, African Corporation or Asian Corporation or whatever, okay. Next one is identity, culture and social movements. तो उस पर आती है सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई है. स्पेशली इन अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, जो कि आज की वर्ल्ड है, इवन विद इन अ सेम नेशन और between different nations, this multiple ethnicity sort of exists. Then ethnicity and rise of ethnic movements. Ethnic movements का मतलब है to choose their political status. Ethnic movements का मतलब है जहाँ पे communities खुद ही अपनी autonomy और अपनी recognition और अपनी protection के लिए फाइट करती है, ठीक है. कंडीशन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़. नाउ नेशनल माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि जैसे म्यांमार में हमने देखा, दे आर माइनॉरिटी इन पर्टिकुलर एरियाज. तो उसके बाहर क्या होता है, मे बी दे आर इन द मेजॉरिटी और दे माइट नॉट बी एक्सेप्टेड. तो उनके जो इश्यूज़ है वो उसी नेशन एड्रेस कर सकता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से शायद नहीं होती कभी कभार. देन डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स. It is another consequence of globalization, right now everybody is a global citizen, like how we have NRIs, तो उसका influence आता है culture पे. At the same time, when something happens in the host nation, then Indians or whatever identity they belong to, they get affected, okay. And these indigenous movements in all areas, they keep demanding their rights, land, as well as some sort of resolution for whatever injustices that was meted out to them, जो कि पहले भी हुई हो, लेकिन उसका जैसे अभी हम in our nation it's about Dalits, they have faced historical injustice और उसका solution अभी भी नहीं निकल के आई है. So such things, ठीक है. Then NGOs, TNCs and then civil society. तो उस पर रोल ऑफ NGOs क्या है डेवलपमेंट में, IR में. देन TNC अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन. TNC का मतलब है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, जो कि बिटवीन नेशंस होती है. तो उस पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड, उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. NGOs का आई होप like they play a major role in these humanitarian aids. Yeah, when something happens at some particular region, along with the government, the NGOs play a role. Then corporatism and sovereignty, I think I've already explained it. Then comes science, technology and IR. तो उस पर आती है SNT, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है. देन कैसे टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल सिस्टम को शेप कर रही है, ग्लोबल डिपेंडेंसीज कैसे होती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन थ्रू कम्युनिकेशन. सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस में होती है. सो दे क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और दे प्रोग्रेस. एट द सेम टाइम ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज़ भी होती है. उसके बाद आती है रीजनलिज्म एंड कॉपरेशन, ठीक है. एशियन एंड अफ्रीकन अप्रोचेस, आई थिंक ये थीम हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट अगेन this is an area which keeps getting asked a lot. So Asian and African approaches for regional cooperation क्या होगी, theories of regionalism क्या है. Then evolution and relevance of organizations or groupings like NAM, APEC, SARC, South-South Cooperation. मतलब कई सारे हैं, उनमें से 5-6 तो हम प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं. और अगर आपको कोई ग्रुपिंग नहीं भी पता हो तो भी उनके जो आइडियल्स होते हैं वो करीबन ठीक ही है, क्योंकि हर एक रीजनल कॉपरेशन का एक ही एम होता है, वो है टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज, और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट खुद का ही और दूसरों का भी. देन इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि दिस पेपर इज़ अबाउट इंडियन पॉलिटी भी एक एस्पेक्ट है, तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. तो उस पर आती है इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट UNSC मेंबरशिप. दिस इज समथिंग जो कि हम काफ़ी सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, because we deserve it for our population, economy, as well as global peacekeeping missions, all of that. तो
why it is so slow, and why is it that we are not getting that agreement. Then India in the new global world order, then India is emerging on middle power, जो कि हमारा जो diplomatic influence है, or the economic growth that we have shown, and how we balance major powers, all of that. Then implications of new world order for India. So this is all for MPS2 International Relations. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, because I've just given the thematic areas जो कि आपको फोकस करनी है to study अगर आप इन डेप्थ में जाना चाहते हैं तो. Otherwise I'll provide a set of other videos, not just on MPS2, बाकी के political science के जितने भी papers है उस पे जहाँ पे I'll prepare questions, answers. मतलब obviously I'll not be writing the entire thing, मैं आपको points बता दूँगी जो अगर आप पढ़ के जाओगे that will also fetch you a really good marks. And also please subscribe, like and share the channel. I hope you'll keep watching Study Vibes with Ash, or yeah, thank you so much everyone.